नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिका शो पर आप सबका स्वागत है। हम बहुत देर से पूछ रहे थे आएंगे तो। योगी जी आज खुद जो बात पूछते थे और कहते थे, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता कहते थे और आज ये बात सच साबित हो गई। आए तो योगी ही। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा जीत एक इतिहास का लिखा जाना जाता है। मैं अगर बताऊं तो ये ब्रांड मोदी के साथ ब्रांड योगी पर जनता के विश्वास की मोहर लग जाने का ये एक ऐतिहासिक मौका है। योगी आदित्यनाथ की जीत से बीजेपी के राम, राशन और बुलडोजर मॉडल की जीत हुई है। साथ ही बीजेपी की इस जीत में मंडल भी है और कमंडल भी। जातियों के आधार पर वोट बैंक को तलाशने की कोशिश भले राजनीति में रुकी ना हो, लेकिन बीजेपी की जीत बताती है कि ये अलग अलग जातियों के हिंदू वोट बैंक में कंसोलिडेशन हो जाने का दौर है। 5 राज्यों का जो नतीजा है, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब का जनादेश 2024 की झांकी भी है। बीजेपी ने आज 4-1 की विजयी छलांग लगाई है, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का सिक्का दिल्ली से बाहर भी चल गया है। 2024 में केजरीवाल के साथ कांग्रेस के विकल्प के तौर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर के तौर पर उभर के आने की उम्मीदें अब लगाई जाने लगी हैं, लेकिन ये अभी उम्मीदें ही हैं। मोदी और योगी के डबल इंजन के बीजेपी की गाड़ी सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को सिर्फ एक जीत भर मान लेना भूल होगी। कोई तो करिश्मा होगा कि सबसे बड़े और राजनीतिक तौर पर सबसे जटिल राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने न सिर्फ जीत दर्ज की है, बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया है। आज बीजेपी ने 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले किसी न किसी बड़े संकट के चलते कयास ये लगाए जाते रहे हैं कि अब की बार तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। याद कीजिए 2017 का विधानसभा चुनाव जो नोटबंदी के बाद हुआ था। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव जो पुलवामा हमले के बाद हुआ था। और अब सोचिए 2022 का ये चुनाव जो कोरोना के संकट के साल भर से अधिक चले किसान आंदोलन और एन चुनाव के वक्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने के बीच हुआ था। संकट के बाद मोदी जनता के बीच और ज्यादा चमक के सामने आए। सुनिए बीजेपी की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे देख रहे हैं। जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर हुआ। विपक्ष के वोटों में बंटवारा ना होने के बाद भी बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को एक अग्नि परीक्षा माना और हर चरण के हिसाब से अपनी रणनीति और मुद्दे तय किए। चुनाव में विपक्ष को मात देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को आईना भी दिखाया। उन्होंने आज कहा कि विपक्ष के भ्रामक प्रचार को उतना जवाब दिया है जनता ने जो अब समझ आ गया होगा सबको। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट। आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले 2-3 दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को
प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत बड़ी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत भी कम करके नहीं आंकी जा सकती। और इसमें अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल जिस फॉर्मूले के साथ राजनीति करते हैं, वो फॉर्मूला अगर हिट होता तो उनके पक्ष में एक तरफा नतीजे आते। दिल्ली के बीते दिनों के चुनाव और अब पंजाब का ये चुनाव, केजरीवाल के आगे उनके विरोधी कहीं नहीं टिक पाए हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ा मैसेज है। इसलिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली के बाहर पंजाब में सरकार बनाने के जनादेश को हासिल किया है और गोवा में अपनी मजबूती और मौजूदगी दोनों दर्ज कराई है, तो अब राजनीतिक विश्लेषकों का दिलचस्पी इस बात पर टिक गई है कि क्या 2024 में वो विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के तौर पर नजर आएंगे। केजरीवाल ने आज कहा भी है कि इनकलाब दिल्ली से पंजाब होता हुआ पूरे देश में फैलेगा। तो आज सवाल पब्लिक का यह है, सवाल नंबर 1, ब्रांड मोदी के बाद ब्रांड योगी पर भी क्या अब मोहर लग चुकी है। सवाल नंबर 2, फर्जी मुद्दों पर जनता का बुलडोजर चल चुका है। सवाल नंबर 3, 2022 झांकी, 2024 की मोदी लहर बाकी। और सवाल नंबर 4, कांग्रेस का विकल्प बने क्या केजरीवाल। यही है आज सवाल पब्लिक के। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय वर्मा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष हैं राजनीतिक विश्लेषक, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार और अभिषेक सुधीर नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आज पहले मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कांग्रेस का हुआ क्या और आगे क्या होगा। आप उत्तराखंड में सरकार बनाने वाले थे, ध्वस्त हो गए। पंजाब में जीती जिताई आपकी मानी जा रही थी बाजी इस बार की, आपने खुद उसको नष्ट कर ली। और उत्तर प्रदेश में आपका कोई खास महत्व था नहीं, 7 सीटों पर आप थे। वहां स्मृति ईरानी का कहना है जान फूंकने गई थी प्रियंका गांधी जी, लेकिन पार्टी फूंक कर आ गई। अजय वर्मा जी, अस्तित्व क्या है कांग्रेस का आज? देखिए नाविका जी, उत्तराखंड में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के मुद्दों के साथ, उत्तर प्रदेश में हमारी नेता गांधी के साथ 2 साल से एक नारे के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए था और महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए था, और हमने उसमें 160 के करीब सीट की टिकट भी दिए। और पंजाब में हमने नशे के खिलाफ और जनता के मुद्दे, महंगाई, रोजगार और इन सब के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे थे। मणिपुर में भी, गोवा में भी। लेकिन चर्चा पहले इन 3 की आप कर रही हैं, इन 3 के बारे में बताना चाहता हूं कि जनता को हमने महंगाई की, रोजगार की, गैस सिलेंडर की, पेट्रोल की, डीजल की, कोयले की, छोटे व्यापार की, कोरोना से जो त्रस्त लोग थे जिनको सिलेंडर नहीं मिला था उनकी बात, जिनको बेड नहीं मिलते थे कोरोना में और जिनको डेथ हो गई, जिनकी नौकरी खत्म हो गई, जिनके व्यापार खत्म हो गए, उन सबके मुद्दे हमने बाखूबी देश की जनता, प्रदेश की जनता और खास करके इन स्टेट के लोगों के, वोटर और मतदाताओं के सामने चले गए और रखे। बीजेपी ने अपने तरीके से रखे। देखिए, बुलडोजर ना तो किसी पे चलाया, ना बुलडोजर किसी पे चला। ये तो एक प्रोपेगेंडा टीम है इनकी, जो जिस तरह से वो दिखाते हैं करें। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ हमारी पार्टी और हमारे नेता और हमने सबसे पहले तो आज दिन में भी आपके चैनल पर और चैनल पर अब भी हम कह रहे हैं पुनः, प्रदेश की जनता, देश की जनता, इन 5 स्टेट की जनता ने जो मत दिया वो हम सहज स्वीकार करते हैं। केजरीवाल जी को, योगी जी को, नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देते हैं इस जीत के लिए। और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे भाई अभी रणदीप जी का भी एक इंटरव्यू था, सोनिया जी एक CWC की बैठक बुला रही हैं कि हम ये सोचेंगे कि जनता अगर इन मुद्दों पर वोट नहीं दे रही है और किन मुद्दों पे वो वोट दे रही है। अब ये मुद्दे और सब चीजें तो दूसरे थे। आपका कहना है कि अभी तक आपको ये बात ही समझ नहीं आई कि जनता किस मुद्दे पर वोट दे रही है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन मुद्दों पे नाविका जी वोट दे रही थी लेकिन नहीं दिए। अब ये दूसरे मुद्दे हैं, इन पर हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। जरूर करिए। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ और सवाल बहुत छोटा सा है। अजय वर्मा जी ने इतने मुद्दे गिनाए,
मुद्दे भी थे इनके पास, लीडर भी थी इनके पास, 40% महिलाओं को इन्होंने दिया भी टिकट, लेकिन बावजूद 7 से 2 पर आ गए। तो ये रणनीति की प्रॉब्लम है, राजनीति की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या? देखिए नायिका जी, मैं कहूंगा कि आज सबसे पहले तो आपके शो के माध्यम से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं कहूंगा कि इस जीत को मैं आरएसएस की जीत कहता हूं। आरएसएस का मतलब राशन, शासन और सुशासन। मुझे पता है कुछ लोग आरएसएस सुनकर चौंक गए होंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये राशन, शासन और सुशासन की जीत है। ये ट्रिपल वी की जीत है, विकास, व्यवस्था और विरासत बचाने वालों को। और जो लोग विकासवाद के बदले परिवारवाद को, विभाजन को, वोट बैंक को अपीस करने की राजनीति करते हैं, ये उनकी करारी हार है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि ये देखिए, ये क्यों जीत निश्चित हुई। LIC, एक तो लीडरशिप, दूसरी है आइडियोलॉजी और तीसरी है कमिटमेंट और कार्डर। इसकी वजह से ये जीत सुनिश्चित हुई। परंतु देखिए, आज जब जनता ने मोदी और योगी को किया स्वीकार, भाजपा को दिए राज्य 4, कांग्रेस हो गई है इतनी लाचार और परिवार हो चुका है पूरी तरह से बेकार। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी, वैसे कहते हैं आत्मचिंतन करेंगे, G23 ने भी कहा कि वो आत्मचिंतन करेगी, परंतु कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आत्मचिंतन करेगी? वो मुद्दे तो आज भी वही उठा रही है। देखिए, अब क्या कहा ये परिवारवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कि जनता मुद्दे नहीं समझ पाए। मतलब नेता जो 30 चुनाव हारता है, खोट उसमें नहीं है, या तो खोट ईवीएम में है या तो खोट जनता में ही है। तो अभी तक जो है गालिब और अजय जी ये समझ नहीं पाए कि चेहरे पर है, आईना साफ करते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो मानसिकता जिन लोगों की होती है, देखिए नानका जी, एक एक करके बात करते हैं। चुनाव तो हो गए, अभी तो दूरबीन से ईवीएम देखने का भी फायदा नहीं है। ईवीएम तो दूरबीन से भी देखने का फायदा नहीं है, वो भी खुल गए हैं। किस्मत की जो टोकरी है उसमें तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। नाविका जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आखिरी बात समाप्त करता हूं, कि इस देश में एक दुष्प्रचार मंडली जो है ना, ज्ञानी दुष्प्रचार मंडली, जिन्होंने कहा देखिए कोविड आया, कोविड में कुछ नहीं हुआ, लोग मर रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही है, उनके ऑपरेशन प्रोपेगेंडा को भी रोक रखना चाहिए। जैसे ऑपरेशन गंगा समाप्त हुआ है, अभी ऑपरेशन प्रोपेगेंडा भी बंद होना चाहिए। जो कुछ एक वर्ग थे जो किसानों के नाम पर सियासतदान बने फिर रहे थे, ये जिनको मैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर कहता हूं, आंदोलनजीवी कहता हूं, उनको भी अपने ऑपरेशन प्रोपेगेंडा थामना चाहिए। और जो बार बार कह रहे थे बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हुआ, विकास के लिए कुछ नहीं हुआ, आज मुझे लगता है उनको भी अपना ऑपरेशन प्रोपेगेंडा अभी थोड़ी देर तो छुट्टी लेने की जरूरत है इन मुद्दों को उठाने से। और अभिषेक सुधीर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, किसकी गलती थी ये? ईवीएम की गलती थी, किसी की नीयत की गलती थी, लोगों की गलती थी कि उन्होंने ईवीएम में साइकिल का बटन नहीं दबाया? अब किसको दोषी ठहराएंगे आप? पहली गलती आपसे हुई है। मैं नेता नहीं हूं जी सपा की, नेता मत बनाइए मुझे। ये देखिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं नेता नहीं हूं। हम हमेशा करते हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नहीं, मैं सपा का समर्थक हूं, मैं ही कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, समर्थक हैं, माफी चाहती हूं, समर्थक है, नेता नहीं है। दर्शकों प्लीज नोट कर लें, प्लीज जी। दोषी, इसमें दोषी और गलती की बात क्या है? वोट दी है, लोगों ने वोट दिए, मुद्दे पे दी है, और ये है उनका वर्डिक्ट, ये है उनका मैंडेट, इसको मानना पड़ेगा। एंड देयर एंड्स द मैटर। कंग्रेचुलेशन शहजाद ऑन अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल मैं सब पूरा सम्मान करता हूं। और हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक यू शुड नॉट बी अ सोर लूजर, एंड इफ द बीजेपी हैज वन एंड दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द पीपल आफ्टर द लास्ट वोट, आखिरी वोट जब गिनने के बाद अगर साफ दिखा जाता है कि भाजपा ने जीती है चुनाव, तो भाजपा को बधाई हो, मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अभिषेक सुधीर जी, कल तक तो कह रहे थे ईवीएम में खोट है, और ये योगी सरकार, मोदी सरकार, अखिलेश यादव कह रहे थे कि सब मिलकर ये ईवीएम पलट देंगे। तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर दूरबीन लेकर लोग बैठे हुए थे। तो ये कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं थी कि कोई कर रहा है इस तरह का काम? जबकि 2014 से लेकर अब तक कई ऐसी सरकारें आई जो उसी ईवीएम पर लड़ी
और मोदी सरकार होने के बावजूद इन ईवीएम के चॉइसेस अलग थी। बंगाल में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कई ऐसे राज्यों में हुआ है। तो ये बार बार ये ईवीएम को दोषी ठहराना कहां तक उचित है, नंबर एक। और नंबर दो, लोकतंत्र में इस तरह का भ्रम फैलाना और लोगों का, जनादेश का मजाक उड़ाना, क्या इसकी सजा पा रही है विपक्ष? अगर 35% वोट प्रतिशत सजा है तो ठीक है, सजा मान लेते हैं उसको। अच्छा, सिर्फ इतना ही? और शेखर अय्यर जी, 35% जब वोट मिल रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार नहीं बनी, तो फिर एक दिन पहले इतना भ्रम क्यों फैलाया गया कि भाई अब तो चोरी चकारी, मैनिपुलेशन और ईवीएम में घोटाला होने वाला है, ये होने वाला है, सब हैक हो जाएंगी? ये क्या है? नविका जी, मैं मानता हूं, देखिए, चुनाव हारने से ज्यादा ये जो एपिसोड रही है लास्ट में, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है और अखिलेश के लिए अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जब अखिलेश जी ने इतना मतलब परिश्रम किए और पार्टी को जिस जगह पर पहुंचे हैं 2017 और आज की अगर देखेंगे, समाजवादी पार्टी की अच्छी ग्रोथ हुई है, अच्छी रीग्रोथ हुई है, पुनर्जन्म हुई है। ऐसे समय में एक प्रश्न चिन्ह लगाने की जो कोशिश हुई थी, मतलब पास्ट 24 आवर्स में, मैं मानता हूं ये अखिलेश जी के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि चुनाव हारते जीतते, सरकारें बनते बिगड़ते, ये अलग चीज है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के नाते, एक विपक्ष के, क्योंकि अखिलेश के सामने लंबा रास्ता है, फ्यूचर है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह डाल के खुद का एक कर लिया। और बार बार मुझे लगता है कहीं क्या राहुल गांधी जैसे क्या सोचने लगे हैं क्या अखिलेश जी? मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की अगर कैपेबिलिटी और लीडरशिप देखें और अखिलेश जी की देखें तो दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एपिसोड मुझे लगा कहीं राहुल गांधी जी की गोस्ट इनके अंदर आ गया है, क्योंकि एक चुनाव हार रहे। देखिए, इस चुनाव का एक बड़ा स्टोरी है बीजेपी की जो वापसी। जिस तरह बीजेपी ने दोबारा मैंडेट मिले, वो तो सबसे बड़ी बिग स्टोरी है। लेकिन उस बड़े स्टोरी में भी एक बड़ी स्टोरी है कि अखिलेश खुद स्वयं, मतलब कोई फैमिली का बैकग्राउंड, किसी कोई मदद नहीं है, अपने आप इन्होंने जो पार्टी को 47 से लेकर यहाँ 160 के ऊपर ले गया है, मतलब ये अपने आप ये। लेकिन ये जो ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह करके और आज दिन भर जिस तरह सपा कार्यकर्ता लखनऊ के वो स्ट्रांग रूम के सामने प्रदर्शन करना, ये सब एक प्रकार से मुझे लगता है ये अच्छी, उनके रिकॉर्ड में अच्छी नहीं जाएगी। क्योंकि सवाल बार बार आएगा, क्या अखिलेश जी क्योंकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस तरह कर रहे हैं? अगर ये कर रहे, ये तो एकदम लोकतांत्रिक, बिल्कुल किसी भी नेता की ये क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेगा। और आशुतोष जी, मैं यही सवाल पूछना चाहती हूं, इस चुनाव में बहुत सारे मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस तो ये हैं, कुछ संदेश तो ये हैं कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने कई भ्रम तोड़ दिए सबके। नोएडा चले गए, लोग कहते थे कि अगर नोएडा कोई जाता है मुख्यमंत्री तो दोबारा चुनकर नहीं आता है। उसके बाद पहले मुख्यमंत्री थे 15 साल में जिन्होंने चुनाव लड़ा एमएलए का। उसके बाद 37 साल से कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। तो तमाम तरह की भ्रांतियां, भ्रम, मिथ्स तोड़े गए इस चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ा जो भ्रम था वो था कि सिर्फ जातियों के आधार पर चुनाव लड़े जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इस बार जिस तरह से महिलाओं ने वोट दिया है और ये अक्रॉस द बोर्ड दिया है, तो ये क्या ये नहीं दर्शाता कि सोशल के अलायंसेस के साथ आपको काम भी देना पड़ेगा? यानी राशन प्रशासन का जो एक कॉम्बिनेशन था, योगी और मोदी का जो कॉम्बो था, ये दोनों कॉम्बोज चले हैं। और कहीं ना कहीं हर बार जब ये बात होती थी तो कंपैरिजन इसी बात का होता था। दोनों के बीच में फैसला करने के लिए लोगों के मन में जरूर आता था कि एक तरफ सुशासन यानी कि कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ गुंडाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसलिए शायद महिलाओं को भा गया ये मुद्दा। आप समझते हैं कि ये सच है?
देखिए नाविका जी, इसमें अभी बहुत सारे डिटेल्स इसमें आनी बाकी है और इसलिए इसकी बहुत महीन और बारीकी जो विश्लेषण आने वाले समय में होगा उसकी विवेचना भी होगी और उस पर किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में चूंकि बहुत सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चेहरे के तौर पर पेश किया। नरेंद्र मोदी ने उस चेहरे को एक बढ़ाने का काम किया और एक तरीके से उनको आगे बढ़ाया। तो अगर चुनाव ये हार जाते तो हालात में यही कहता है कि देखिए योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हार गए। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ एक बड़े एक्स फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में उभरे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा साफ तौर पर मानना है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान जो कह रहे थे और मैं भी उनमें से शामिल था, जिनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी से जो उनका ओबीसी का जो सोशल बेस है वो शायद थोड़ा सा खिसक के समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। ऐसा लगता है कि वो सामाजिक जो बेस था वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं खिसका, बल्कि उसमें से कुछ और सामाजिक आधार आके जुड़ा। ये उसका दूसरा बड़ा कारण था जिसकी वजह से 41% से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो वोट शेयर है वो 44% पे आके टिका हुआ है। ये एक फॉर्मिडेबल कंट्रीब्यूशन है और ये एक बड़ा अचीवमेंट अपने आप में, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि 1990 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल ने 30% से वोट लेकर सरकार नहीं बनाई थी और लगातार दूसरी बार 2014 के बाद लगातार चौथी बार 40% वोट लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है या पा रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और अब मुझे लगता है ये डिबेट भी खत्म हो जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो लाभार्थी योजना थी उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब उसमें किस वर्ग ने कितना वोट दिया है, महिलाओं का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ये अब जब डिटेल्स आएंगे तो उसके बाद उसमें और बेहतर गहन अन्वेषण हो पाएगा, विवेचना हो पाएगी और शायद तब मैं और बेहतर तरीके से बात करने की स्थिति में रहूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इस चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नेतृत्व, बड़ा लीडर दिया है और जो अखिल भारतीय स्तर पर मोदी के बाद जिम्मेदारी संभालने की हैसियत भी रखता है। शहजाद पूनावाला, ये एक आइडिया है कि जो बहुत तूल पकड़ रहा है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि योगी अब एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो आगे चलकर लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप संभालने की स्थिति में आ गए हैं। इस पर बीजेपी का अपना क्या मत है? क्योंकि अगर आप देखें तो शिवराज चौहान हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कई और ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। क्या बीजेपी इस वक्त अपनी अगली पीढ़ी की लीडरशिप के बारे में सोच रही है? क्या 2024 के बाद 2029 की भी कहीं ना कहीं लोग धरोहर इस वक्त देख रहे हैं? आने वाले समय में आप बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स को कैसे बदलते देख रहे हैं? देखिए, एक चीज तो तय है नाविका जी कि अब तक जो एक मंडली ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही व्यक्ति चलती है, वो खुद आज मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, करते हैं और करने लायक और करने योग्य है और उनको जनता ने सकारात्मक अनुमोदन दिया है बार बार। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सुखद एक अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी से एक और तोहमत जो लगाते थे लोग, कुछ ज्ञानी लोग, वो आज नहीं लगेगा। जहां तक सवाल है आगे के चुनावों में कौन क्या करेगा, तो मुझे लगता है कि अभी तो कोई रिक्त स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी और जब जिस समय पर जो स्थिति होगी उस समय पर पार्टी में कई ऐसे अनेकों नेता है जो नेतृत्व करने की काबिलियत और क्षमता रखते हैं। परंतु मुझे लगता है आज जो 4 राज्यों से एक निष्कर्ष निकलकर आया है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परिवारवाद इस देश ने बहुत देखा है, पर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मतलब यदि आप परफॉर्म करते हैं तो जनता आपको सकारात्मक अनुमोदन देती है। पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी वोट, 4 राज्यों में एक मॉडल तैयार करके देना और फिर उस पर वोट मांगना विकास और व्यवस्था के। तो आप मानते हैं कि केजरीवाल भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं क्योंकि वो भी इलेक्शन पर इलेक्शन जीतते चले जा रहे हैं?
नाविका जी, देखिए, हालांकि मैं केजरीवाल जी को और उनकी पार्टी को ये करता हूं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, परंतु पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा और एंटी इनकम्बेंसी वोट का आपको फायदा क्यों नहीं आम पड़ा? आदमी पार्टी को पड़ा। मैं आपको समझा दूं, जो 4 राज्यों की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 37 साल से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, वहां पर हमने वोट शेयर बढ़ाया। उत्तराखंड में जो रिवायत है वो ये है कि एक बार वो उस रिवायत को तोड़ा। मणिपुर में 5 वर्ष के बाद सरकारें बदलती है, वहां पर भी हम नंबर 1 की पार्टी बने और वहां पर भी वोट शेयर बढ़ाया। गोवा में 10 वर्ष हम लोगों ने सेवा की, उसके बावजूद भी हम नंबर 1 पार्टी बने हैं और वहां पर भी हमारा जो वोट शेयर है वो उसी समान है या थोड़ा सा बड़ा है, 1-2% भी। तो मुझे लगता है कि जहां पर सर्व किया है वहां पर फिर से मौका मिलना, ये एक प्रो इनकम्बेंसी परफॉर्मेंस वोट है, ये एक एंटी इनकम्बेंसी वोट हटाने वाला वोट नहीं है कि कांग्रेस को हटाओ। शहजाद पूनावाला, थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आप। आज पंजाब बड़ी विक्ट्री है और बड़ी कहानी है, लेकिन अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के लिए इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा है। आगे आप बीजेपी के आगे नहीं जा रहे, पीछे से केजरीवाल आपको उखाड़ देंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहां? कोई दुविधा नहीं है नाविका जी। देखिए, जब 2 लोग लड़ते हैं मैदान में, पहलवान 2 लड़ते हैं कुश्ती, तो एक तो जीतेगा, सारे तो नहीं जीतेंगे। तो और रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, आज नहीं तो कल टूटेंगे। प्रयास सतत तो लगता प्रयास है करना आपने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कल के ऊपर छोड़ दिए, क्योंकि आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, अगर मैं इस जीत को जनता की जीत मानता हूँ, जनता को समर्पित मानता हूँ, जनता ही नेता बनाती है और जनता ही उतार देती है। तो ये जनता के रोल को ये लोग अपने तिगड़ी की जीत, जोड़ी की जीत, मोदी योगी की जीत, ये लोग माध्यम है, उस सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, नेता हैं। आज ये है, कल कोई और आ जाएगा। पीछे 70 साल और 60 साल का आपने कई बार देखा, लोग जिक्र करते रहते थे, तो अभी तो 7 साल है। हमने कहा लड़ाई करिए आप भी 10 साल 15 साल, लेकिन हारना नहीं चाहिए और मुद्दों से लड़ाई नहीं भटकनी चाहिए, जनता के साथ लड़नी चाहिए। और वो हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और भविष्य में लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, जो बनते हैं वो तोड़ने के लिए बनते हैं नाविका। आप मुद्दों से भटके ना, आपके मुद्दे कोई पकड़े ना। शेखर अय्यर, आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी से? आज आगे कुआं पीछे खाई। बिल्कुल नविका जी, जो आज की जो हालत है, कांग्रेस की जो हालत है, खास करके पंजाब में, तो जितने हमने खबर मिली है, टिकटें, मतलब पहले तो अमरिंदर सिंह के साथ जो हुआ, उनको जिस तरह हटाया गया, उसके बाद जिस तरह उनके सक्सेसर चूज किया गया, फिर जो पीसीसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में जो ये रही, जो टिफ रही, और टिकटें जिस तरह बांटे गए, उसको लेकर जब हम सुन रहे हैं, जो एलिगेशंस आ रहे हैं वो बहुत बड़े सीरियस है। वो एलिगेशन उत्तर प्रदेश पे भी है कि पहली बार जब कांग्रेस की हालत इस लेवल पे है, इस समय में भी जो एलिगेशंस आ रहे हैं कि टिकटें बेचे गए, कुछ नेता केवल पैसे के ये पे टिकटें दी है। पता नहीं ये सच है क्या झूठ है, लेकिन ये एलिगेशन बहुत ज्यादा पंजाब में है, जिससे विनिंग कैंडिडेट्स को हटा के एकदम फालतू कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया, जिसके वजह से जो हालत पहले से गंभीर थी और बहुत गंभीर बिल्कुल हो गई और आईसीयू में पहुंच गई। बहरहाल आज के चुनावों के नतीजे बहुत साफ हैं। इनकी इम्प्लीकेशन सिर्फ 2022 के लिए नहीं, 2024 के लिए भी हैं। MY मुस्लिम यादव हुआ करता था समीकरण उत्तर प्रदेश में, अब MY हो गया है मोदी योगी। और डबल इंजन की सरकारें किस तरह जीतती हैं ये आप देखिए। जो उत्तराखंड में जीत हुई है, जो गोवा में जीत हुई है, थोड़ी सी कसर रह गई है, लेकिन बहुत फिनिशिंग लाइन के करीब है। गोवा में भी बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में और मणिपुर में भी यही पूरा परफॉर्मेंस रहा। कहीं ना कहीं बीजेपी को मोहर मिल रही है लोगों की। और अगर 8 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खुद का रेटिंग देखें, तो मुझे लगता है कि किसी को भी इस देश में संदेह नहीं होगा कि ऑल टाइम जो क्रेडिबिलिटी है और पॉपुलैरिटी है, वो सिर्फ एक लीडर की है ऑल टाइम हाई पर, और वो है नरेंद्र मोदी। पब्लिक मुखिया मानती है उन्हें परिवार का, और मानती है कि ये रहेंगे तो सब ठीक होगा। इलेक्शन के बाद इलेक्शन, हर इलेक्शन में वो यही फैसला देती है। आगे क्या बदलेगा
और इसकी विपक्ष किस तरह से सामना करेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा।